नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका 1 अगस्त 2020 की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की वर्कशीट्स को। आपको रोज़ एक वर्कशीट मिलती है जिसके अंदर 2 या 3 सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स दे रखी होती हैं। तो उस वर्कशीट को आप रोज़ सॉल्व करते हैं और आज की आपकी जो पहली वर्कशीट है वो है सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे संघवाद। तो जैसा कि आपको पता है, संघवाद हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे और 2 वर्कशीट हम संघवाद पे बात कर चुके हैं। शुरू करते हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो हमारी देश की जो सरकार है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि संविधान क्या कहता है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। खासकर शासक दल और नेता किस प्रकार व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। तो जैसा कि आपको पता है, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रावधान था, एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। बहुत समय तक उसी का हमारे यहाँ काम चला, उसी ने शासन किया। तब राज्य सरकार अपने स्वायत्त अधिकारों का प्रयोग कम ही करते थे। तो अगर केंद्र में भी कांग्रेस, राज्य में भी कांग्रेस, तो दोनों के बीच सामंजस्य आसानी से स्थापित हो जाता था। 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ। इसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भी बढ़ा। 1990 के बाद हमारे यहाँ गठबंधन सरकार बनने लगी, केंद्र में अलग, राज्य में अलग। एक ही राज्य में एक से ज़्यादा पार्टी की सरकार। भाई, एक ही राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कुछ न्यूनतम सीटें चाहिए होती हैं। जैसे दिल्ली में भी केंद्र सरकार, जो आपकी सरकार है, उसको अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए कुछ मिनिमम सीटें चाहिए थी। अगर वो मिनिमम सीटें नहीं ले पाती तो वो किसी और पार्टी से हेल्प लेके और फिर सरकार बनाती। ऐसी सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। इसके लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है। जब केंद्र और राज्य सरकार शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा शासन व्यवस्था के स्थानीय स्तर को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाया गया। इन्हें गांव पंचायत और शहर में नगर निगम या नगर पालिका कहा गया। तो 1992 में गांव-गांव में ग्राम पंचायत बनाई गई। उन्होंने कहा ग्राम पंचायत बनाने से क्या होगा कि काम जो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का काम है, वो और आसान हो जाएगा, क्योंकि नीचे के स्तर के कामों को देखने के लिए एक और व्यवस्था आ जाएगी। अब शुरू करते हैं। दिल्ली में इसको एमसीडी कहते हैं वैसे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को अन्य बातें प्रभावित करती हैं। कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं। आंसर है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंध संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं। खासकर शासक दल और नेता किस प्रकार इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ। इसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा, जिससे राज्य को स्वायत्तता के प्रति आदर भी बढ़ा। तो ये पूरा आपका होगा पहला उत्तर। बस बीच में एक ये लाइन छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहें तो, और आप इसमें अपने आंसर भी, अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पहला आंसर हो गया। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर का भाव बढ़ा, आप इसे क्यों ज़रूरी मानते हैं। तो ये मैंने ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना कि ये नीचे वाले का आंसर है। ये लिखा हुआ है बेहतर कार्य प्रणाली, क्योंकि अगर सरकार, राज्य में अलग सरकार होगी तो कार्य प्रणाली बेहतर होगी। स्थानीय नेता होगा तो वो परेशानियों को समझेगा और उन परेशानियों का निवारण आसानी से होगा। केंद्र के पास बड़े मुद्दे होते हैं, तो जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के मुद्दों को आसानी से निपटा सकती है, सॉल्व कर सकती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में किसी एक ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहां गठबंधन सरकार है। इसमें कौन कौन से दल शामिल हैं। तो महाराष्ट्र एक गठबंधन सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें 3 दल शामिल हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस।
चौथा प्रश्न देख लेते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना क्यों आवश्यक है? तो भाई इसका आंसर बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से मिलेगा कि भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता, इसके लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है। ये आपका प्रश्न है चौथा। हमने सभी प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं आज की वर्कशीट के, तो आज की फिर अगली वर्कशीट की तरफ मूव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर लिख लिए होंगे। आगे है इंग्लिश की वर्कशीट है, जिसमें एक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति एटीएम कार्ड को एक मशीन में डाल रहा है। प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड योर एटीएम कार्ड स्टॉप्ड वर्किंग एंड इट गॉट डीएक्टिवेटेड आफ्टर इट्स डेट ऑफ एक्सपायरी. You could not step out to go to the bank, write a letter to the manager of the bank requesting him to issue a new ATM card at the earliest. You may use your name, address and bank name. तो वो कह रहा है कि आप लॉकडाउन के समय आपका एटीएम कार्ड खराब हो गया और आप एटीएम कार्ड खराब होने के लिए बैंक नहीं जा सकते। तो बैंक को आपने एक लेटर लिखना है ये बोलते हुए कि भाई मेरा एटीएम कार्ड खराब हो गया, आप मुझे एक नया एटीएम कार्ड इशू कर दीजिए। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी एक लेटर का फॉर्मेट हम देख लेते हैं। फॉर्मेट कहता है सबसे ऊपर सेंडर नाम, अपना नाम, आपका एड्रेस, फिर डेट जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका नाम यानी कि बैंक मैनेजर, बैंक का एड्रेस, फिर डियर। तो डियर के आगे आप लिखेंगे सर या मैम, कुछ भी हो सकता है। फिर लास्ट में या बीच में आप लिखेंगे बॉडी ऑफ लेटर, फिर सिंसियरली साइन और अपना नाम। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है लेटर का, उसे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर अपना नाम मैंने लिखा महेश मिश्रा और महेश मिश्रा का एड्रेस, फिर आई आपकी डेट, डेट के बाद लिखा बैंक का नाम, द बैंक मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, द्वारका सेक्टर 8, फिर आया सब्जेक्ट जो कि है रिक्वेस्टिंग फॉर इशूइंग अ न्यू कार्ड। लेटर की बॉडी मैंने बहुत छोटी सी रखी है क्योंकि मैंने सिर्फ हिंट दी है, आप एक दो पॉइंट और ऐड करेंगे अपनी तरफ से तो अच्छी खासी बॉडी बन जाएगी। रिस्पेक्टेड मैम सर, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक एंड माई अकाउंट नंबर इज, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू अ न्यू एटीएम कार्ड फॉर माई अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल. आई हेयर विद इनक्लोज ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद दिस लेटर. प्लीज़ डू द नीडफुल, थैंकिंग यू. ध्यान रखिए अपना एटीएम कार्ड, अपना एटीएम बैंक की डिटेल किसी के साथ कभी शेयर नहीं करनी। तो आप यहाँ पे जो अकाउंट नंबर लिखेंगे वो ऐसे ही कोई भी अकाउंट नंबर लिखिए। तो नीचे डलेगी आपका सिग्नेचर और आपका नाम। आप हिंट लीजिए और एक बढ़िया सा लेटर लिखिए। हम मिलेंगे आपसे मंडे को कुछ नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड stay safe.